नमस्कार बच्चों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट ऑप्टिक्स की बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। और हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था तेल निमंजन अभिदर्शक। हम लोग पढ़ रहे थे तेल निमंजन अभिदर्शक के बारे में। तेल निमंजन अभिदर्शक, ठीक है। तेल निमंजन अभिदर्शक, इसका डायग्राम हम लोग बना चुके हैं, फिर से बना देता हूँ मैं इसका डायग्राम। तो तेल निमंजन अभिदर्शक, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने अभिदर्शक जो लेंस होता है उसमें जो लेंस के पदार्थ के समान अपवर्तनांक का देवदार का तेल होता है उसे भर दिया जाता है, और जो लेंस बनता है उसे अपने क्या कहते हैं, उससे लेंसों से बने हुए अभिदर्शक को कहा जाता है तेल निमंजन अभिदर्शक। ये सूक्ष्मदर्शी जो अपने पास में होता है, उस सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक लेंस जो होता है वो कई लेंसों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें एक लेंस अर्धगोलीय लेंस होता है। आज डायग्राम ऐसे बना लेते हैं अपने। एक लेंस इसमें होता है जो क्या होता है, अर्ध गोलाकार होता है, और इस लेंस को कहते हैं अपने लेंस L1, ठीक है, लेंस L1। इसका ये पृष्ठ जो है वो समतल होता है, और यहाँ इसकी कवर स्लाइड होती है। इसकी कवर स्लाइड और जो ये आपका L1 पृष्ठ है, इसके मध्य क्या किया जाता है, लेंस के पदार्थ के समान देवदार का तेल जो है वो भर दिया जाता है। जो देवदार का तेल होता है वो इस जगह अपने इसमें भर देते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और ये इसका वक्रता केंद्र C होता है, और ये क्या है, O है। यदि इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए, तो पहले लाइन बना लेता हूँ मैं। इस तरीके की लाइन जो है हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आगे क्या होता है, इसके एक नवचंद्रक लेंस जो है वो रख दिया जाता है। यहाँ एक नवचंद्रक लेंस जो है वो रख दिया जाता है। ये लेंस क्या होता है, L2 होता है। ये लेंस L2 हमारे पास में है। और उसके बाद एक लेंस L3 भी अपने पास में होता है। तो ये अभिदर्शक लेंस जो है वो कई लेंसों से मिलकर के बना हुआ होता है हमारे पास में। तो ये क्या होता है, लेंस L3 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल लेंस जो है वो लगे हुए होते हैं। सबसे पहले अपने क्या किया जाता है कि देवदार का तेल जो है वो भरा जाता है, और इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई इस तरीके से रखी जाती है कि C और O के मध्य जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाए, R/μ के बराबर हो जाए। इस दूरी को कितना रखा जाता है, R/μ के बराबर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ये हम लोग अविपथी बिंदुओं के अंदर पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको दो अविपथी बिंदु प्राप्त होंगे। एक तो कहाँ मिलेगा, R/μ दूरी पर मिलेगा, C से R/μ दूरी पर। तो C से R/μ दूरी हम चाहते हैं कहाँ हो, O पर हो। तो अपवर्तनांक को इसी प्रकार से रखेंगे, इतना भरेंगे कि ये जो दूरी आपके पास में किसके बराबर हो, R/μ के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरा अविपथी बिंदु वहाँ मिलेगा जहाँ आपका प्रतिबिंब बनने वाला है, जो कितनी दूरी पर होगा, R/μ दूरी पर होगा। अब देखिए, यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो परावर्तित अपवर्तित होगा वो, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद यहाँ पहुँचेगा वो प्रकाश। ये एक रफ डायग्राम बनाया गया है, आपकी बुक में भी एक रफ डायग्राम बनाया गया है ये, तो इसे सीधा बना दिया है। हालांकि इसमें भी अपवर्तन वगैरह हो रहा है, जहाँ मुड़नी चाहिए वहाँ ये लाइटें जो है अपने आप मुड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। आपको पता है कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, उनके हिसाब से जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें जो है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर आती है। वो सारी कंडीशन आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ भी ऐसा होगा, जहाँ इनको मुड़ना था वहाँ ये मुड़ेगी। पर एक रफली डायग्राम बना करके बताया गया है कि यहाँ गोलीय विपथन जो है उसे कैसे दूर किया जाता है। विपथन वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो ये लाइटें जो है वो किस ओर चली जाती है, आगे की ओर चली जाती है। अब देखिए, सबसे पहले अपने काम आता है इन दोनों का। तो लेंस L1 जो है, इससे प्रकाश क्या होगा, अपवर्तित होगा, और आगे जो है वो अपना चला जाएगा। अब यदि इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, इनको क्या किया जाए, पीछे बढ़ाया जाए, तो ये जाकर के मिलती है कहाँ, ये जो आपका पॉइंट है I1, इस I1 पॉइंट पर जाकर के ये किरणें जो है क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है। ये पॉइंट आता है इसका I1।
1 I1 पॉइंट पर जाकर के ये आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी अपने ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हो, I1 से आ रही हो, या तो I1 से आ रही हो या I1 पर आकर के ये सारी क्या हो जानी चाहिए, फोकसित होनी चाहिए। तो I1 जो है आपका क्या होता है, प्रथम अविपथी बिंदु जो है वो यहाँ से प्राप्त होगा। जो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका प्रतिबिंब जो है आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको I1 पोजीशन पर। और ये कितनी दूरी पर स्थित है, ये r म्यू दूरी पर स्थित है। जो r म्यू दूरी है उस पर ये अपना प्रतिबिंब जो है वो स्थित होगा। ठीक है, अब अविपथी बिंदुओं के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी प्रकार का विपथन जो है वो इसमें नहीं होगा, कोमा विपथन कुछ भी इसके अंदर जो है वो नहीं होगा। इसी एक पॉइंट पर सारी की सारी प्रकाश किरणें जो है वो आकर के क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी। अब देखिए आगे जो लेंस L2 है, लेंस L2 है, इसके लिए I1 किसका काम करेगा, इसके लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिंब का काम करेगा। ठीक है, तो L2 लेंस जो है इस साइड से आप लोग जब देखोगे तो ये प्रकाश की किरणें आपको कहां से आती हुई दिखाई देगी, O की बजाय ये I1 से आती हुई आपको दिखाई देगी। इसका मतलब लेंस L2 के लिए I1 जो पॉइंट आपका है वो I1 पॉइंट किसका कार्य कर रहा है, वो I1 पॉइंट जो है वो बिंब का कार्य कर रहा है। अब I1 से प्रकाश की किरणें जो आगे जा रही है वो जाकर के इससे टकराएगी और टकराने के बाद में वापस आकर के मिल जाएगी। जैसे यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो इस पॉइंट पर आकर के ये क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। ये जो आपका पॉइंट I2 है इस पर आकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे की ओर जो लेंस L3 है उस साइड से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से अगर आप लोग इसे देखोगे तो जो I1 बिंब आपका रखा गया है लेंस L2 के सापेक्ष अपनी बात कर रहे हैं और L3 वाली साइड है वहाँ से देख रहे हैं, तो L2 के लिए बिंब का कार्य कौन कर रहा है, I1 कार्य कर रहा है। और I1 से जितनी की जितनी प्रकाश की किरणें आ रही है अविपथी बिंदु होने के कारण वो क्या होगी, आपको I2 से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब I2 जो प्रतिबिंब बना है वो भी क्या होगा, वो भी सभी प्रकार के विपथनों से कोमा जो दोष होता है उनसे क्या होगा, दूर होगा। यानी अब आपके पास में जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा और जो सभी प्रकार के वर्णक्रमी विपथनों से क्या होता है, मुक्त होता है। तो इस तरीके से अपने जो तेल निमंजन अभिदर्शक होता है इसके द्वारा आपने क्या किया जाता है, दोष मुक्त प्रतिबिंब बनाया जाता है। ये दोष कौन कौन से होते हैं, ये यूनिट सेकंड के अंदर सिंपल बीएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट के अंदर ही जो इंटीग्रेटेड वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ लेंगे और जो सिंपल बीएससी के उनके बीएससी सेकंड, ये जो सेकंड यूनिट है उसमें लगेगा विपथन और नेत्रिकाएं, वहाँ विपथन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोग ये समझो कि जो त्रुटियाँ आती है, जो दोष आते हैं प्रतिबिंब के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से दूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का विपथन, कोमा, ये वर्णक्रमी दोष जो है इसके अंदर नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से अपने काम करता है कौन, तेल निमंजन अभिदर्शक। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसने दोष को कैसे दूर किया है, तो ये आप लोग जब विपथन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि अब इसका दोष जो है वो दूर हो चुका है। क्यों दूर हो चुका है, क्योंकि अविपथी बिंदु अपने ये बताते हैं कि चाहे किसी भी एंगल से प्रकाश की लाइटें जा रही हो, जब वो वापस आकर के अपने को आती हुई प्रतीत होती है तो वो एक ही पॉइंट पर आती हुई प्रतीत होगी। जो I1 और I2 पॉइंट है इन्हीं से वो आती हुई प्रतीत होगी, चाहे किसी भी एंगल से वो ऑब्जेक्ट से जाकर के टकराए, ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद में जो आपका लेंस है उसे किसी भी एंगल से टकराए, सारी की सारी एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी, जिससे आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो सभी दोषों से मुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक इसमें देखते हैं। इसी टॉपिक के अंदर कुछ एक कैलकुलेशन है वो आपको बताता हूँ, फिर अपना नया टॉपिक देखेंगे। तो इसके अंदर अपने जो ये लाइटें आगे जा रही है ये विशाल कोणीय पेंसिल का निर्माण कर रही है और जब आपके पास में इसका प्रतिबिंब बनता है तो उसके अंदर एक तीखी पेंसिल जो है आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर अपने ऑब्जेक्ट O और लेंस L1 से आती हुई किरणों के लिए डायग्राम बनाए तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम जो है वो दिखाई देगा। ये इस तरीके का डायग्राम जो है हमें यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, और एक आपका पॉइंट ये और एक पॉइंट जो है वो यहाँ मिलेगा। तो A, C, O और I1, O और I1। हालांकि इसे थोड़ा पास में बनाना था, ये θ1 और ये आपका यहाँ आ जाता है θ2, यहाँ क्या आ जाता है θ2 आ जाता है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए अगर अपने O से आती हुई सभी प्रकाश किरणें देखें तो ये एक विशाल कोणीय पेंसिल का निर्माण कर रही है, परंतु जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है
उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए ये एक संकीर्ण पेंसिल के रूप में परिवर्तित हो रही है। अब ऑब्जेक्ट O से लेस L1 की ओर जितनी प्रकाश किरणें आ रही है वो L1 द्वारा अपवर्तित हो जाती है और उसमें जो अर्धकोण बनता है वो कोण मान लेते हैं कितना है, θ1 है, जो अपने पहले ही मान चुके हैं कि ये जो कोण बनता है ये मान लिया अर्धकोण जो है, कंप्लीट कोण तो ये बनता है, इस साइड जो आता है ये कंप्लीट कोण थीटा बनता है अपना, तो ये जो अर्ध कोण है इसे मैंने कितना मान लिया है, θ1 मान लिया कि ये जो अपने अर्ध कोण बन रहा है ये कितना है, θ1 है। तो यहाँ से अगर अपने tan θ1 का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें, tan θ1 का मान ज्ञात करें, तो ये कितना आएगा, ये आएगा AC/OC, कितना आएगा, AC/OC आएगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा R/R, म्यू के, R से R कैंसिल, और किसके बराबर आया, म्यू के बराबर आया। ठीक है, CO जो दूरी है वो किसके बराबर है, CO जो दूरी है वो R/म्यू के बराबर है। R/म्यू के बराबर ही हम लोगों ने रखा था जब पीछे वाला डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जो देवदार का तेल है उसको इतना ज़्यादा भरना है कि जो C और O के मध्य दूरी है वो कितनी हो जाए, R/म्यू हो जाए। ठीक है, तो ये जो tan θ1 आपका आया है ये कितना आया है, ये आया म्यू, यानी आपके पास में ये जो कोण बना है ये कितना बना है, इतना बना है, θ1 = tan इनवर्स म्यू। अब अपवर्तन के पश्चात ये सभी किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, I1 से आती हुई प्रतीत होती है। अब जो अर्धकोण बन रहा है वो मान लिया कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है, कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है। तो अपना tan θ2 किसके बराबर भी, AC/I1C के बराबर, AC/I1C के बराबर। और ये किसके बराबर, R/R म्यू के बराबर, R से R कैंसिल, और किसके बराबर, 1/म्यू के बराबर। यानी θ2 जो अपना है वो किसके बराबर, वो tan इनवर्स 1/म्यू के बराबर, वो किसके बराबर, 1/म्यू के बराबर बनता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो कि लेंस L1 से जो शंकु बन रहा है या जो कोण बन रहा है वो अर्धकोण tan इनवर्स म्यू से घट करके कितने में परिवर्तित हो जाता है, वो tan इनवर्स म्यू से घट करके tan इनवर्स 1/म्यू में परिवर्तित हो जाता है। tan इनवर्स म्यू से घट करके कितना हो गया, वो tan इनवर्स 1/म्यू हो गया। ये सारी दूरियां जो हमने लास्ट जो शुरू टॉपिक किया था उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको बताया है युक्ति बिंदु में कि कौन सा मान कहाँ से अपने ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब नया टॉपिक अपने शुरू करते हैं, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन अपना नया टॉपिक है। देखिए इसके अंदर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन टॉपिक को, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। मान लेते हैं कि A और B जो है वो हमारे पास में क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। A और B इस साइड बनाते हैं अपने A और B। ये A और B जो है ये क्या है, हमारे पास में एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और ये इसकी क्या है, अक्ष है। ठीक है, ये इस पृष्ठ की जो है वो अक्ष है और A और B जो हमारे पास में क्या है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के पॉइंट O पर क्या रखा गया है, एक बिंब रखा गया है। पॉइंट O पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, एक बिंब रख दिया है। अब O से चलने वाली सभी प्रकाश किरणें गोलीय सतह पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित होने के बाद में एक बिंदु होगा I, उस पर क्या हो जाएगी, जाकर के मिलती है, जो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यानी ये सभी प्रकाश किरणें जो चलेगी वो जाकर के इसे टकराएगी और टकराने के बाद में कहाँ फोकसित हो जाएगी, एक पॉइंट इस साइड जो होगा I, उस पॉइंट पर जाकर के ये फोकसित हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इसका बिंब, ये बिंब O है और O का पॉइंट I पर क्या प्राप्त हो गया है, आपको प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है, जो पॉइंट I है वहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया है, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। अब बिंब से गोलीय सतह पर आपतन कोण अगर देखें तो वो कोण I है और
जो अपवर्तन कोण है वो कितना है, स्मॉल r है। तो कोणों को अपने लिख देते हैं, एक कोण स्मॉल i है और एक कोण जो अपने बन रहा है वो कितना है, वो स्मॉल r है। ठीक है, कोण वगैरह सारे लिख देते हैं, ये साइड लिखा जा रही है और ये जो आपका पॉइंट है ये P मान लेते हैं। ये तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है तो इस पॉइंट को मैं D से लिख दूँ, ये तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ आ गया और ये जो पॉइंट है ये क्या है, D है और ये इसकी मान लेते हैं क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या अगर ये है तो ये इस पर अभिलंब का कार्य करेगी। ठीक है, ये किसका कार्य करने वाली है, यहाँ पर अभिलंब का कार्य करने वाली है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक अभिलंब जो है वो खींच दिया है। अब यहाँ जो कोण बनेंगे, एक आपतन कोण बनेगा अभिलंब के साथ में जो होगा, आपतन कोण कितना होगा I और जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा, R होगा। तो ये आपतन कोण I है, अभिलंब के साथ में बनाया गया कोण, और ये कोण जो है वो क्या है, R है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोणों को औरों को भी आप लोग नाम लिखना चाहो तो और कोणों के भी नाम लिख सकते हो, अल्फा, बीटा और गामा। ये कोण अल्फा लिख देता हूँ, ये कोण बीटा लिख देता हूँ, बीटा, और ये कोण जो है इसे मैं गामा लिख देता हूँ। तो ये जो कोण है इसे मैं अल्फा लिख रहा हूँ जो इस अक्ष के साथ में बनाया गया है, और ये कोण बीटा है, और इस साइड जो कोण आपके पास में बन रहा है वो क्या है, गामा है। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लिया है ए बी, ये लाइन जो है ये क्या है, इसकी अक्ष है, और इसकी अक्ष पर पॉइंट ओ पर क्या रखा गया है, एक बिंब रखा गया है, और बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है ए बी अपवर्तक पृष्ठ से जाकर के टकराती है, और पॉइंट डी पर जाकर के इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और पॉइंट आई पर जाकर के इसका प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त होता है। सी जो है इसकी वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से अपने इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, जो इसके पृष्ठ पर किसका काम करने वाली है, अभिलंब का काम करने वाली है। ये अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है, ये कोण कितना बनता है, I बनता है, और इस साइड जो कोण बनता है वो कितना बनता है, स्मॉल r बनता है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ये अल्फा, बीटा और गामा हमारे पास में कोण है। अब देखिए अपने पृष्ठ जो है इसका द्वारक बिल्कुल अलग है, इसलिए अपने इन कोणों को लघु कोण मानते हुए सोल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कोण DOP को। किसे देखते हैं, कोण tan DOP। कौन सा कोण, DOP। अगर इस कोण को देखें तो ये कितना है हमारे पास में, ये कोण है tan अल्फा। कोण कितना है, tan अल्फा है, किसके बराबर होगा, DP/OP के बराबर होगा, DP/OP। ये जो DP और OP जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, लंब और आधार जो है इनके ये बराबर आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर अगर लगाना चाहो तो आप लोग लगा लेना, समीकरण नंबर 1 में से लगा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं tan DCP की, tan DCP, tan DCP। ये कोण कितना है अपना, बीटा है, ये कोण कितना है, बीटा है। ठीक है, और tan बीटा जो है इसका मान किसके बराबर आएगा, ये आएगा DP/PC के, DP/PC के। PC ये है अपना, और DP जो है ये वाला है। देखिए अपने इसे लगभग क्या मान रहे हैं, इसे अपने लगभग सीधा मान रहे हैं, क्योंकि इसका द्वारक जो है वो बिल्कुल अलग मानते हुए हम लोग इसे सोल्व कर रहे हैं। तो tan बीटा किसके बराबर है, DP/PC जो हमारे पास में लिखा गया है इसके बराबर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोण tan DIP की, tan कोण DIP, DIP, ये D, ये I और P, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है tan गामा। कितना बन जाता है, tan गामा बन जाता है, किसके बराबर है, DP/PI के बराबर है, DP/PI के ये अपने बराबर है। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण 3 आ जाती है। तो इस तरीके से 3 समीकरणें हम लोगों ने बना लिए। अब अगर देखें तो कोण, ये त्रिभुज जो आपके पास में DOC, त्रिभुज DOC जो हमारे पास में त्रिभुज है DOC, इस DOC में I जो है, ये जो DOC आपके पास में है, ये DOC जो आपके पास में है, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसके अंदर I जो है, I कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। I कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। अगर I अपना बाह्य कोण है तो I किसके बराबर होगा, तो I बराबर होगा इन दोनों अंतः कोणों के जोड़ के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास में है, इस अल्फा प्लस बीटा के ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और
अलग कोणों की कंडीशन में, अलग कोण जो होते हैं उस अलग कोण की कंडीशन में जो अपना tan थीटा होता है वो लगभग किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, थीटा के बराबर मान लेते हैं। कब? जब ये हमारे पास में क्या होता है, अलप। जब हमारे पास में ये अलप होता है तो tan थीटा लगभग किसके बराबर आ जाता है, थीटा के बराबर आ जाता है। तो अब देखिए ये अपना I जो है ये किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो अल्फा tan अल्फा जो है ये लगभग किसके बराबर आएगा, अल्फा के, यानी dp अपॉन OP के बराबर आएगा। प्लस बीटा ये जो आपके पास में मान है ये किसके बराबर आएगा, ये dp अपॉन PI के बराबर आएगा। और समीकरण प्राप्त हो जाती है आपको 4। ठीक है, तो आपके पास में समीकरण 4 बन जाती है, dp अपॉन OP और dp अपॉन PC है यहाँ, ये PC, PI नीचे वाला लिख दिया मैंने, dp अपॉन PC। बीटा का मान रखने पर कितना बनता है, dp अपॉन PC बनता है। आगे देखिए अपने बात करते हैं त्रिभुज DCI, त्रिभुज DCI में त्रिभुज DCI जो है इसमें अपना बाह्य कोण DCP है। इसमें बाह्य कोण कौन सा है, DCP है। ये जो कोण बीटा है ये अपना कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। और कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, DCI की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में D है, ये C है और ये अपने पास में क्या है, I है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की अगर अपने बात करें, पहले अपने ये त्रिभुज ले चुके हैं तो अपने ये त्रिभुज ले रहे हैं। इस त्रिभुज के अंदर एक कोण R है, एक कौन सा है, गामा है, और ये जो बहिष्कोण है ये कितना है, बीटा है। तो ये इन अंतर कोणों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। तो बीटा अपना जो है वो किसके बराबर होगा, वो R प्लस गामा के बराबर होगा। ये गामा है तो R प्लस गामा की क्या होगा, ये बराबर होगा। ये कंडीशन अपने इसमें लगा दें तो हमारे पास में जो मान हम लोग निकालने वाले हैं वो स्मॉल r का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो स्मॉल r का मान देखिए कितना आएगा, स्मॉल r बराबर आएगा बीटा माइनस के गामा के। स्मॉल r किसके बराबर आएगा, बीटा माइनस गामा के बराबर आएगा। यहाँ हम लोगों ने आपतन कोण I को ज्ञात किया है, अब अपवर्तन कोण R को ज्ञात करेंगे। तो R किसके बराबर है, बीटा माइनस गामा के बराबर है। तो बीटा का मान ये है और गामा का मान आपके पास में ये है। तो स्मॉल r किसके बराबर आने वाला है आपका, बीटा माइनस गामा, यानी dp अपॉन PC माइनस का गामा कितना है, ये है dp अपॉन PI। तो ये समीकरण 5 जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो समीकरण 5 जो हमारे पास में बनी है वो क्या बनी है, स्मॉल r इक्वल dp अपॉन PC माइनस का dp अपॉन PI। अब देखिए अपने काम में लेते हैं अपवर्तन के नियम को। तो अपवर्तन का जो नियम है, अपवर्तन के नियम को काम में लेते हैं। एक तरफ अपने जो माध्यम ले रखा है इसका अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं और एक तरफ μ2 मान लेते हैं। एक तरफ μ1 मान लिया और एक तरफ क्या मान लिया, μ2 मान लिया। तो अपवर्तन का नियम बताता है कि साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होता है, 1 μ2 के, यानी μ2 अपॉन μ1 के बराबर होता है। इसका मतलब μ1 साइन I किसके बराबर, μ2 साइन R के बराबर होता है। ठीक है, μ2 साइन R के बराबर होता है। और जब अपने ये कोण अलप होता है, अलप कोण होता है, ये अलप कोण जब हम लोग लेते हैं, ये इन दोनों कोणों को अलप लेते हैं तो साइन थीटा लगभग बराबर किसके, थीटा के होता है। तो अपना ये अलप कोणों की कंडीशन में μ1 और किसके, I के, और μ2 जो है किसके बराबर, μ2 गुणा किसके, R के। तो μ1 I किसके बराबर आ जाता है, μ2 R के बराबर आ जाता है। सारे मान इसमें अपने पुट कर देते हैं I और R के। तो μ1 I का मान यदि हम लोग इसमें रखें तो I का मान देखिए आपके पास में क्या है, I का मान है dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन PC, dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन PC किसके बराबर, μ2, और R का मान देखें तो कितना है, dp अपॉन PC माइनस का dp अपॉन PI, dp अपॉन PI के बराबर है। ठीक है, अब अगर अपने इसे सोल्व करें तो सोल्व करने पर देखिए आपके पास में क्या बचेगा, सारे मानों को सोल्व करें अपने। तो इसे अगर सोल्व किया जाए तो आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। देखिए ये टर्म जो है आपके पास में यहाँ, ये दोनों टर्म आपके पास में एक जैसी है, तो इन्हें हम लोग एक साइड ले आते हैं। तो इससे आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा
इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये तो रख लेता हूँ मैं μ1 dp/OP, ठीक है, और प्लस में μ1 dp/PC, एक टर्म तो आपके पास में ये है, और दूसरी टर्म आपके पास में है μ2 dp/PC और माइनस की μ2 और dp/PI, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में टर्म है। तो ये जो साइड है, इस साइड अपने इस